काम करे उचल. चाल 1 मिनिटात ये. काय काय अडचण आहे? उचल 1 मिनिटात उचल. या धार्मिक गोष्टी करायच्या नाहीत अशा. पोलिसांना माहिती दिली का? पिछले दिनों जो आपका विवाद हुआ आरएसएस के साथ और संघी विचारधारा के साथ, तो आपको क्या लगता है कि सत्ताधारी पार्टी आप पर दबाव बना रही है और आपको क्या इस चीज़ का डर है? देश की, महाराष्ट्र की पूरे बाबा साहब के विचारों पे काम करने वाले नेता, कार्यकर्ता, मेरा समाज मेरे पीछे है, मैं किसी से भी नहीं डरता. नहीं, उन्होंने क्या किया, मेरे को रिलीजियस बोल के उन्होंने सामने रखा कि ये मैं गलत तरीके से 2 धर्मों के अंदर मैं झगड़ा लगा रहा हूँ और मेरे ऊपर केस कर दी. वो जो राक्षस है ना, उसकी जान तोते में और वो तोता ईवीएम है. ये देश में कांग्रेस भी मूर्ख है, कांग्रेस के नेता भी मूर्ख है. वो लोगों ने करना क्या चाहिए? अच्छा, अगर खैर, तुमको ईवीएम हटाओ, आपने अगर ये आंदोलन अगर वो देश में पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अगर वो लेके जाते और ईवीएम अगर हट जाता, तो मैं गारंटी के साथ में बोलता 20 एमपी में भाजपा की चुनती नहीं आएंगे. वेलकम टू द देश टॉक एपिसोड 1. आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत बड़ी शख्सियत, विजय बाउल साहब. हम जो है काफ़ी अरसे से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे. सर का जो है हमें कीमती वक्त मिला, तो हमारे सवालों की जो है बहुत लंबी फहरिस्त है सर. लेकिन हम जो है कुछ सवाल, सबसे पहले मेरे जो एक सवाल है आपसे कि आपकी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई और आपके जो है काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं, ना कि और महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में जो आपकी चर्चा चल रही है. तो आपकी जो है ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये जो मेरे सामने जो एक शख्सियत बैठी है विजय बाउल, इनकी जो है शुरुआत कहाँ से हुई? ये किन परिस्थितियों से निकल कर यहाँ पहुँचे हैं? आपका कॉलेज, आपकी जो इनिशियल लाइफ और एक्टिविज़म में आपकी किस तरीके से एंट्री हुई? देखो, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के ऊपर काम करने वाले लोग हैं. ये मेरी सेकंड जनरेशन है. मेरे पिताजी पैंथर मूवमेंट में काम करते थे. मैंने भी शुरुआत वही से किया. अभी फ़िलहाल मैं किसी पार्टी से अटैच नहीं हूँ. मैं बाबा साहब की विचारधारा पे काम करता हूँ. यहाँ पे पिछले 15 साल से हमारे समाज के अम्बेडकरी मूवमेंट के जो बड़े नेता हैं, जिन्होंने 50-50 साल इस मूवमेंट के अंदर डाले, तो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ खतरा आता है, कुछ गलत बात होती है, कहीं पर इनजस्टिस होता है, समाज कोई भी रहने दो, तो उसके ऊपर हमारी एक कमेटी है जो काम करती है. अम्बेडकराइट मूवमेंट के जितने भी नेता है, एक कॉमन प्रोग्राम हम उसके ऊपर डिसाइड करते हैं और डेमोक्रेटिकल वे से, लोकशाही की तरीके से हम उसके ऊपर काम करते हैं. अभी से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे पिछले 20-22 साल से मैं सोशली टच हूँ. तो कुछ विद्यार्थियों के बारे में रहेगा, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रहेगा. और देखो यार, दलित समाज से बिलोंग करता हूँ. इस देश के अंदर का सबसे जो बुरी बात है कास्ट सिस्टम. तो कास्ट सिस्टम में दलितों को हमेशा, पिछड़े वर्गों को, जो ऊपर वाला जो वर्ग बैठे वाला है, तो उन्होंने डोमिनेट किया है, ह्यूमिलेट किया है, असॉल्ट किया है. बाबा साहब के टाइम से ये सब चीज़ें चलते आ रही है. फिर भारत स्वतंत्र होने के बाद में जब फ्रीडम मिला, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया देश को हमारे हक अधिकार दिया. उस हक अधिकारों का आधार लेके हम बाबा साहब के मूवमेंट में काम करते हैं. अच्छा, ये जो मूवमेंट चली, बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट चली, इंडिया के फाउंडर्स की मूवमेंट चली, जो हिंदुस्तान को नई वैल्यूज़ के ऊपर बनाया गया 70-75 साल पहले, तो आपको क्या लग रहा है कि ये वैल्यूज़ ख़तरे में आ गई है, अब ये बदल रही है? इसे बदलने वाले लोग जो है वो बहुत तरीके से पीछे लगे हैं कि कैसे भी करके इस देश के सेकुलर सिस्टम को ख़त्म किया जाए? क्या है, सरकार अगर कोई भी सत्ता में आती है ना, तो वो उसका उनके हिसाब से वो सही इस्तेमाल बोला जाता है. और जनता जब अगर उनके ऊपर तकलीफ होती है, तो जनता को ऐसा लगता है वो गलत तरीके से काम करे. लेकिन आज की जो सरकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली गवर्नमेंट नहीं है. उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ कि जिस वक्त बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, तो उस निर्माण करने के बाद में उस वक्त जो आरएसएस था, उन्होंने बाबा साहब के उस कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध किया, बाबा साहब के खिलाफ में प्रोटेस्ट खड़ा किया. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गलत है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नहीं है, इस तरीके का उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा किया. उसके बाद में जिस वक्त 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो आपको याद होगा कि जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली के अंदर बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन जलाया गया था. गवर्नमेंट यही थी. अभी बीच में अगर आपने देखा जाए, पिछले कई दिनों से अंदर एमपी के अंदर कुछ ट्रेंड चल रहा है कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए वाला नहीं है. तो ये बाबा साहब जो है ये वर्ल्ड के लीडर है. बाबा साहब को पूरी दुनिया पहचानती, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से बाबा साहब जाने जाते हैं. इन लोगों ने कितनी भी कोशिश की, तो
तो ये उनके शख्सियत को, उनके कैलिबर को, उनके टैलेंट को ये डिनाई नहीं कर सकते। ये हकीकत है। फिर क्या करना है, तो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सब ये गलत चीज़ें फैलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण बाबा साहब ने किया। बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज ये जो देश है ये एक जगह पर है। अच्छा, वर्ल्ड में 75 साल के बाद आज के उसमें रिजर्वेशन 75 साल पहले मिला, उसके बाद काफ़ी लॉज बने जो दलित कम्युनिटी, पिछड़े कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट के लिए एक कानूनी अम्ब्रेला देने के लिए आए। तो 75 साल के बाद आप दलित कम्युनिटी को किस तरीके से देख रहे हैं? कि ये किस तरीके आज भी ये हालात है कि कुछ चेंजेस आया है? मतलब फिर देखो, आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में कुछ राइट्स बाबा साहब ने सभी के लिए दिए वाले। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इस देश के लोगों ने ये दिलो दिमाग में से निकाल डालो ये बात कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन उनके खुद के कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया वाला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सभी का है। केवल बाबा साहब किसी विशिष्ट जाति से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, तो उनको देखने का नज़रिया है, उनको ये लोगों को चश्मा उनका निकालना पड़ेगा। उसके बाद में 75 साल में जो आपने बताया कि भाई एट्रोसिटी का एक कायदा आया, लेकिन एट्रोसिटीज़ का कायदा आने के बावजूद भी आज दलितों के ऊपर अत्याचार कम हो रहे क्या? कम होने वाले है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार इन्होंने अमेंडमेंट करे, चेंजेस करने की कोशिश किए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इन्होंने सही इस्तेमाल अगर करते, जिस वक्त बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन इस देश को दिया, तो वो देने के बाद में उन्होंने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैं इस देश को दे रहा हूँ, अगर इसका इस्तेमाल करने वाले हाथ अगर अच्छे रहेंगे तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा साबित होने वाला है। अब हाथ किस तरीके के पूरे दुनिया को मालूम है, किस तरीके से उसका मिस यूज़ किया जा रहा है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाए नहीं, इसका भी प्रोजेक्शन देश के अंदर हो रहा है। पर एक बात ध्यान में रखो, जब तक अम्बेडकरवादी कम्युनिटी और बाबा साहब के विचारों को मानने वाला इंसान इस देश के अंदर जिंदा है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी खतरा होने वाला नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को, सिलेबस को और तमाम चीज़ों को जो है एक धर्म के लेंसेस में डाला जा रहा, और एक विशेष विचारधारा, एक स्पेसिफिक विचारधारा के उसमें ढालकर जो है उसे बताया जा रहा, तो इस पर आप देखते हैं कि ये अपने देश के लिए कितना खतरनाक है आने वाले वक्तों में? देखो, पहली बात, मैं कल का वाकया जो हुआ है, जिस वीडियो के वजह से मैं पूरे देश में जा चुका हूँ, तो उस वाक्य को आरएसएस ने जो है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, उन्होंने मैनिपुलेट करके उस वाक्य को आगे किया है। जिस वक्त वो सब कैंपेनिंग वहाँ पे चल रहा, तो मैं जाने के बाद में जिस वक्त मैं वहाँ पर गया, तो मैंने सबसे पहले, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने उसके अंदर ये बताया है कि ये जो आपका काम जो चल रहा है, इसका बेस जो है वो रिलीजियस बेस है। और एजुकेशन सेक्टर में जिस वक्त अपन जा रहे हैं, तो मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आता हूँ, तो अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी का बंदा भी अगर वहाँ पे ये कैंपेनिंग करता है तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ। मुस्लिम अगर करता है तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ। हिंदू अगर करता है तो मैं उसका भी विरोध करता हूँ। चाहे सिख हो, ईसाई हो, इस देश के अंदर कोई भी रिलीजियस बेस है, वो एजुकेशन जोन में नहीं आना चाहिए। वो इसलिए नहीं आना चाहिए, आज अगर आपने आरएसएस के थ्रू अगर आप ये कर रहे हो, तो कल जाके अगर मुसलमान बंदा आता है तो दारुल सलाम का बैनर लगा देगा। अगर बुद्धिस्ट बंदा आता है तो वो भारतीय बौद्ध महासभा का बैनर लगा देगा। क्रिश्चियन बंदा आता है तो कोई मिशनरीज का लगा देगा। तो अपने को ये एजुकेशन जोन को अपने को किसी भी धर्म का अड्डा नहीं बनाना है। मेरा इंटेंशन उसके अंदर ये था, लेकिन उन्होंने मेरे को गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया देश के अंदर, मेरे वीडियो को मैनिपुलेट कर दिया, और मैं देश में एक पर्टिकुलर धर्म का कैसा गलत विरोध कर रहा हूँ, ये ऐसा मैनिपुलेट करके मेरे को विलन बना दिया उन्होंने। पर यही चीज़ जो प्रोपेगेट कर रहे हैं वो एक विचारधारा को, अगर दूसरी विचारधारा अगर वही चीज़ करना चाहिए तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, उनको जो है नक्सलवादी बोलते, उनको जो है कोई इस्लामिस्ट, ISIS, अलकायदा, और उनको डिफरेंट नामों से जो है उनको नाम रख के जो है 4-4 साल जेल में, 5-5 साल जेल में विदाउट ट्रायल, किसी को तो गायब कर डालते वैसी एक विचारधारा होने की वजह से। तो उनको इतनी फ्रीडम पूरे हिंदुस्तान में, और दूसरी विचारधाराओं को कोई फ्रीडम नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का मिसयूज़ किस तरीके से करना चाहिए, वो उनका एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कि कैसा किया जा रहा। अभी देखो, अगर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बराबर, तो उनके खिलाफ में स्टेटमेंट कर देंगे। अगर दलित प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये उनको भीमटे बोल देंगे। अगर कोई नेशनलिस्ट अगर सही तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको एंटी नेशनल डिसाइड कर देंगे। तो इनकी डिसाइडिंग जो पॉलिसी है, इन्होंने क्या किया, एक सोशल मीडिया में एक ट्रेंड बनाने वाला है, और उसके माध्यम से पूरे देश भर में अगर गवर्नमेंट के कोई सोशल इश्यूज़ के ऊपर, या गवर्नमेंट कहीं पे गलत चीज़ कर रही है और उसके ऊपर जब क्रिटिसाइज करने का टाइम आता है, तो क्रिटिसाइज करने वालों को ट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें किए जाता है। इनका ये कहना है कि जो भाजपा कहेगा वही सही है, हम जो बोलेंगे वही सही है। लेकिन इस देश के अंदर
जब इलेक्शन होते आप वोट ऑफ परसेंटेज क्या है बीजेपी का, 31% बीजेपी को वोट गिरे वाले, मतलब 69% लोग आज भी जो है वो सेक्युलर विचारधारा के, जिनको लगता कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रहना चाहिए, इस देश के अंदर डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए। दो एंगल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, दो एंगल। अभी मोहन भागवत जो है उनके सरसंघ चालक, उन्होंने अभी दिल्ली के अंदर हिंदू और मुस्लिम लोगों का कोई तो भी एक काउंसिल रखा, बराबर। बीच में उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हिंदू और मुस्लिम डीएनए एक ही है, दोनों का डीएनए एक है, तो फिर यहाँ पे तुम ये कम्युनल सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? अच्छा, वो सावरकर साहब की और मोहन भागवत साहब की आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस नज़र आता। सावरकर साहब की हिंदुत्व का कोई डेफिनेशन ही नहीं है मुसलमानों के साथ, और मोहन भागवत का डेफिनेशन है कि मुसलमान भी हिंदुत्व का पार्ट है और उनके बिना हिंदुत्व है ही नहीं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? डिफरेंट एक टकराव है आइडियोलॉजीज में इनका। देखो, ये पहली बात ध्यान में रहो, इनका तरीका देखो, इनके पास में एक भी सिंगल ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने ऐसा बताना, एक जो एग्जाम्पल बताते, हमारे पास में छत्रपति शिवाजी महाराज है, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री शाहू महाराज है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, ऐसे बहुत सारे हमारे आइडल्स है जो हम बता सकते हैं। इनके पास में आइडल कौन सा है? आप ये भी नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको राइट देता है कि तुम तुम्हारे धर्म का प्रचार प्रसार तुम अच्छी तरीके से कर सकते हो, तुम करो। अच्छा, एक आइडियोलॉजी इतनी पावरफुल है, ठीक है, आपके पास लोग हैं, आपके पास किताबें हैं, फिर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जरूरत क्यों पड़ती है अपनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इतना? आपके पास फैक्ट, मतलब आपके पास कोई फैक्ट वैक्ट नहीं है कि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए ही मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को मंदिर बना देते, दरगाह को मंदिर बना देते, कभी बोलते कि ये 5000 साल पुरानी, कभी 30,000, बिना आर्कियोलॉजी के, बिना, मतलब हर चीज़ व्हाट्सएप पे परोसी जा रही, एक जो है उसको कंज्यूम कर रहे लोग। तो ये क्यों ऐसा एक डिक्लाइन आया अपने अंदर इंटेलेक्चुअलिटी में? गलती उनके अकेले की क्या? गलती तो लोगों की भी है। देखो, नरेंद्र मोदी की भी नहीं है, ना उनके आइडियोलॉजी की भी नहीं है, और किसी की भी नहीं। मैं इस देश के हर वो इंसान को मैं यहाँ पे गलत ठहराता हूँ कि जिस इंसान को उसके देश के डेवलपमेंट से ज़्यादा, उसके देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम की ज़्यादा, उसके देश में, अपने भारत देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेसिक फंडामेंटल के से ज़्यादा उसका धर्म जो जिस इंसान को प्यारा है, वो हर इस इंसान आज देश के लिए बर्बादी में वो रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये एक कहावत है ना कि भाई एक बादशाह जो है पूरे देश को बर्बाद करके उसकी राख पे राज करेगा। तो ये मोदी साहब का सपना है कि ये बचेगा क्या अगर दलित कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और तमाम माइनॉरिटीज़, इनको अगर निकाल दिया जाए, या ये देश जो नफरतों की तरफ जा रहा है, जो जल के वो जो राख बचेंगे उसमें रूल करना है क्या? उनको चुना किसने? पर हम एक चुनने वाला उनका एक क्लास है। अब एक शेर है, ये उनके लिए, अगर चुना है उसे कत्ल का हुनर देखकर, तो फिर आज हैरान क्यों हो लाशों के ढेर देखकर। ये हर उस चीज के ऊपर ये बात आने वाली है। आज कैसा रहता है, देखो मैं थोड़ा अच्छा, वो रविश कुमार की इसी बात आपने कही, रविश कुमार ने एक मरतबा बोले थे प्राइम टाइम में, क्या एक ज़माना आएगा जब आप मेरी वीडियो किसी देश के किसी कोने में, किसी एकदम चौराहे पे जब पूरा खंडर हो जाएगा मुल्क, तो आप वो वीडियो देखेंगे और बोलेंगे यार मेरे को जो है रविश कुमार की वो बात पे आज मेरे को, मैं अगर सुन लेता था तो शायद बच जाते थे आज। रविश कुमार ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं इस देश के अंदर, बाबा साहब के विचारों पे काम करने वाले हैं, सेक्युलरिज्म पे काम करने वाले बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, लेकिन उनको दबाया जाता है। वो किस तरीके से दबाया जाता है? जितने भी एलिमेंट्स है वो इनके पास में है, सिस्टम इनके पास में है, जुडिशरी इनके पास में है, मीडिया इनके पास में है। तो बताया क्या जाना चाहिए? देश की हकीकत न बताते हुए जो ये प्रोजेक्ट किया जाएगा इनका, ये वही बताने वाले। अब देश के अंदर कंडीशन बताता मैं तुम्हारे को, थोड़ा एक सटायर टाइप में बात करेंगे अपन। कभी चिकन की दुकान में गए ना आप जी, कौन सी मुर्गी चिल्लाती? जो मुर्गी के गले के ऊपर छुरी चलती ना, वही मुर्गी चिल्लाती सिर्फ, और बाकी मुर्गियां एकदम रिलैक्स में बैठी रहती थी, क्योंकि उनको लगता अपने साथ कुछ होने वाला नहीं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो छुरी आज ये मुर्गी के ऊपर चलने वाली है, आने वाले वक्त में वो बचे हुए मुर्गी के ऊपर भी चलेंगी। जब खुद के भूख या पेट का सवाल हो जाता, या कुछ खुद के जो राइट्स है उनके सवाल जब अपने सामने आ जाते ना, उस वक्त इस देश के अंदर रिवॉल्यूशन होता है। पर ये देश की 5000 साल की तारीख़ है, पिछली भी तारीख़ है, मुगल्स की है, आपके ब्रिटिश की है। यहाँ जो है रेवोल्यूशंस आते रहते। हिंदुस्तान कभी 20-30 साल 50 साल एक गुलामी में रहा हिंदुस्तान, लेकिन लड़ा भी उसके खिलाफ। तो आज भी जो है आप इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लड़ाई हुई, उससे पहले भी लड़ाई हुई, उससे पहले भी आंदोलन चले देश में, और 80s में, उसके बाद 2010 तक, फिर 11 का अन्ना आंदोलन, फिर मोदी साहब आए, फिर उसके बाद भी आंदोलन चले। तो आपको क्या लग रहा है कि वो अन्ना का आंदोलन तो इनका ही प्रोजेक्ट किए वाला नहीं, था। जो मतलब कांग्रेस से लोग जो है ना, देखो क्या होता,
10-20 साल के बाद में लोग बोर हो जाते, चाहे तुम उनको नहीं कुछ भी पर दे दो। आप मैं वो करप्शन का पार्ट था, ब्लैक मनी का पार्ट था, ये सब चीजें इन्होंने सामने की, तो बीजेपी के पास में कोई चेहरा ही नहीं था। नहीं तो तो प्रोपेगेंडा इन्होंने क्या करे, करने के- अन्ना के सर पे, वो क्या बोलते हैं, अन्ना के कंधे पे बंदूक रख दिए और चला दिया, अन्ना ने कमाल नहीं कर पर दिए। प्रोपेगेंडा हिला करने दिया के लिए भी जो है देश को हिला डाले ना। प्रोपेगेंडा अगर किसी को मैं बिठा भी रहा हूँ तो उसके पास मुद्दे होने चाहिए उतने। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की कुछ गलतियां थी जिसका अन्ना ने फायदा उठा के और ये लोगों ने कुछ एक प्रोपेगेंडा जो कहा जाता है क्या वो प्री प्लान था, तो आपको लगता है कि वो मुद्दे थे असल जिस पर प्रोटेस्ट जायज़ था? क्या होता, देखो कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, अब कांग्रेस जो है तो डेमोक्रेसी को मानने वाली है। चलो ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनको समझो उन्होंने लाड़ प्यार तो सभी करते, ऐसा इनका आरोप है बीजेपी का, आरएसएस का, किया उन्होंने। पर इस तरीके से जितना देश के अंदर न्यूसेंस उस वक्त होना चाहिए उन्होंने होने नहीं दिया। न्यूसेंस क्रिएट आज हो रहा है, आज तुमको दबाया जा रहा है। अगर मैं थोड़ी भी अगर कुछ गलत बात बोल दूँ तो मेरे को 1 सेकंड में एंटी नेशनल बना डालते। अम्बेडकराइट मूवमेंट में काम करने वाला कोई भी बंदा, देखो बाबा साहब एक अकेला ही ऐसा बंदा था इस देश के अंदर जिसने नेशन को फर्स्ट रखे वाला है, रिलीजन को फर्स्ट नहीं रखा। और मैं उस विचारधारा से आता हूँ तो मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। और बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के अंदर 8 अलग अलग धर्म और 6,500 जातियाँ यहाँ पर है। अगर ये देश को अगर तुमको एक रखना है तो इसको बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के सिवाय कोई भी पर्याय नहीं है। तो मैं उस कम्युनिटी से, मैं उस बाप की औलाद हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की, जिसने पहले पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था क्या, इंडिया मेरे लिए जो भारत है, आई एम इंडियन फर्स्टली एंड इंडियन लास्टली। तो अम्बेडकराइट आदमी जो है वो पहले इंडियन है। ये चीज़ों को समझना चाहिए और बाबा साहब की विचारधारा इस देश को बचा सकती है। जैसा मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और भी लोग हैं जो अपनी अपनी कम्युनिटी से, सब चाहते हैं अपनी खुद की कम्युनिटी में रिफॉर्म्स आए माइक्रो लेवल पे। तो आप दलित कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे कि दलित कम्युनिटी में गवर्नमेंट को हटाकर खुद से क्या रिफॉर्म्स दलित कम्युनिटी खुद ला सकती है अपने अंदर और लीडर्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक पैदा कर सकती है? देखो एक बात ध्यान में रखो, सिस्टम में बैठने के लिए जितनी मेजोरिटी लगती, जितना तुम्हारा संख्या बल चाहिए, वहाँ पे हम लोग कम गिर जाते हैं। और इन्होंने जो तरीके से देश के कुछ लोगों को या कुछ क्या बोलेंगे उसको, मसलों को मैनिपुलेट करके जिस तरीके से ये सामने जा रहे हैं, तो इनके पास में एक बहुत बड़ा एक वर्ग तैयार हो चुका है। उनको इतना हटाना इतना आसान होता नहीं। लेकिन फिर भी डर जो रहता ना, डर, बाबा साहब जब जिंदा थे ना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव। ये बात आप कभी भी ध्यान में रखो। बाबा साहब एक थे, लेकिन जिस वक्त बाबा साहब ने इस देश को इस कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इस देश के अंदर, आज उस कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों बाबा साहब इस देश के अंदर खड़े वाले हैं। ये बाबा साहब की देन है। और उनको प्रॉब्लम है, देखो बाबा साहब जो है ना, डाइजेस्ट होने वाली चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट दी बाबा साहब। और वो इनको कभी नहीं होगा, मनुवादियों को कभी नहीं होगा। ये कट्टरता इस देश के लिए कल भी घातक थी, आज भी घातक है और आने वाले वक्त में भी घातक रहेगी, वो चाहे किसी भी धर्म की हो। और बाबा साहब के जो विचारों पे काम करने वाला बंदा है ना, वो पढ़ा लिखा होता है, उसको सब चीज़ें समझ में आती है, उसको लड़ना पता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसको पता है और वो डेमोक्रेटिकल वे से ही वो लड़ता है। तो हर इंसान ने, और बाबा साहब अम्बेडकराइट होने का डेफिनेशन बाबा साहब के जाति में जन्म लेना नहीं है। जो बाबा साहब के उसूलों पे चलेगा, जो बाबा साहब के विचारों पे चलेगा, जो देश के लिए काम करेगा, वो अम्बेडकराइट है। भाऊ मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये था कि आपने कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की क्लास ली है हिस्ट्री के अंदर, एमए के अंदर, एमए इन हिस्ट्री? देखो बाबा साहब के विचार के लोग हैं हम रेफरेंसेस को जानने वाले हैं, हम किताबों को पढ़ने वाले हैं, क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है, इसके अंदर का डिफरेंस हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। अगर कोई भी बंदा मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ भी भेज देगा, अगर मैं उसको फॉरवर्ड करते चलूँ तो मेरे को लगता है मैं ज़ोंबीस बना रहा हूँ आने वाले वक्त में। मतलब मैं अगर किसी को काट लूँ तो वो भी ज़ोंबी बन के घूमने वाला है, वो कुछ करने वाला नहीं है। अच्छा, रेफरेंसेस को चेक करने वाला बंदा ही आगे जाना। अच्छा, आपने गोदी मीडिया पे इतिहास पढ़ा है कभी? उनको पढ़ना क्या है, तुम्हारे को तुम्हारे सामने सब रखे वाला है ना। उनके पास में कुछ है ही नहीं। गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना, मेरे को गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया और एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ में खड़ा कर दिया, लेना देना। अरे भैया, अगर मैं जिस बाबा साहब का मैं यहाँ पे विचार रख रहा हूँ, तो उसी बाबा साहब ने तुम्हारे को तुम्हारे आर्टिकल 25 के हिसाब से तुम्हारे को तुम्हारे धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया है, वही बाबा साहब ने। इसकी एलुमनी आप नहीं है, मैं भी नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, पर इस देश के लाखों लोग हैं, लाखों जो नौजवान हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के स्टूडेंट है। अब वही आगे जाके जो है कॉर्पोरेट संभालने वाले, वही आगे जाके मिनिस्ट्री संभालने वाले। तो बीजेपी अगर 10-15 साल यूँ ही चलते रही, 50 साल अगर ऐसी प्रोपेगेंडा चलते रहा, तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रहेगा। उसके अलावा पूरी कैबिनेट हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से
डिग्री ले भी रहेंगी, तो आपको ये देश का फ्यूचर क्या दिख रहा है इसके बाद? जब तक इस देश के अंदर प्रोटेस्ट खड़े करने वाले लोग हैं और आवाज़ उठाने वाले लोग हैं तो ये इतना आसान नहीं है, ये होना इतना आसान नहीं है। देखो मैं तुम्हारे को उनके सफ़रर भी बताता। अभी बीच में कुछ लोगों के वीडियो चलते थे, मोदी मोदी मोदी, मतलब 1000 रुपये का पेट्रोल डालूंगा लेकिन वोट मोदी को ही करूंगा। आज वही बंदे के वीडियो देखो तुम मार्केट के अंदर, वो बोलता मैं गलत था, वो फ्लो में मैं भय चुका हूँ। तो रियलाइजेशन भी ज़रूरी है। जब वो बातें उनको समझ में आ रही कि हम साला गलत तरीके से जा रहे थे। अभी देखो 2014 में जिस वक्त ये बताया गया कि एक व्हाट्सअप का सवेरे मैसेज आता था, राहुल गांधी पप्पू है, पूरे देश के अंदर उन्हें उसको पप्पू बना दिए, बराबर। तो वो चलता गया, लेकिन बाद में देश के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवान थे, और स्पेशली बता रहा हूँ अम्बेडकराइट मूवमेंट देश के अंदर की, उन्होंने उस फैक्ट को चेक किया। और फैक्ट चेकिंग आज इतनी बढ़ चुकी है, तुम एक आधा गलत वीडियो डालो तो एक कम से कम अगर 10 लोग गलत फैलाने वाले तो 10 लोग उसके ऊपर फैक्ट चेक करके उसकी सच्चाई बताने वाले भी देश के अंदर। ऐसा नहीं होगा। अभी जिस तरीके से तुम बोल रहे कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर भी वही छोड़ने वाला, कितने वोट गिरे उनको देश के अंदर? वोटिंग परसेंटेज कितना है बीजेपी का? 32-31%। तो 69% देश में पढ़े लिखे लोग आए ना आज भी, बराबर। सिर्फ क्या लफड़ा है, वो जो राक्षस है ना, उसकी जान तोते में, और वो तोता ईवीएम है। ये देश में कांग्रेस भी मूर्ख है, कांग्रेस के नेता भी मूर्ख है। वो लोगों ने करना क्या चाहिए? अच्छा, अगर तुमको इसको ईवीएम हटाओ, आपने अगर ये आंदोलन अगर वो देश में पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से अगर वो लेके जाते और ईवीएम अगर हट जाता, तो मैं गारंटी के साथ में बोलता 20 MP में भाजपा की चुन के लेंगे। पिछले दिनों जो आपका विवाद हुआ आरएसएस के साथ और संघी विचारधारा के साथ, तो आपको क्या लगता है कि सत्ताधारी पार्टी आप पर दबाव बना रही है, और आपको क्या इस चीज़ का डर है? मेरे वीडियो को मैनिपुलेट करके बताया गया कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ में हूँ, लेकिन पूरा वीडियो अगर वो देखा होता तो इनको समझ में आएगा मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। रहा जिस तरीके से आपने बात की कि भाई तुम जिस तरीके से आपके ऊपर दबाव आ रहा है, सरकार आपका आवाज़ दबाना चाहती है, तो देखो यार देश के अंदर जो लोगों ने रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की वाले, उनके ऊपर कहीं से ना कहीं से प्रेशर आए वाला है, बराबर। मैं अकेला बंदा नहीं हूँ उसके अंदर। और अगर मैं सही हूँ, मैं बाबा साहब के विचारों पे अगर मैं काम करता हूँ, और मैं अगर डेमोक्रेसी को मानने वाला हूँ, तो इस देश की, महाराष्ट्र की पूरे बाबा साहब के विचारों पे काम करने वाले नेता, कार्यकर्ता, मेरा समाज मेरे पीछे है, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। तो आपने कहा कि रेवोल्यूशन लाने वाले लोगों के साथ जो है उन पर दबाव आता है, उन पर जो है सत्ताधारी पार्टी उन पर जुल्म करती है, तो मैं आपको जो है ये समझूँ कि आप दलित कम्युनिटी के आने वाले वक्त के रेवोल्यूशनरी, रिफॉर्मिस्ट और नेता बनने जा रहे हैं? देखो, बाबा साहब के मूवमेंट में काम करने वाला हर बंदा नेता है, हर बंदा अच्छे सवालों पे काम करता है, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, हर बंदा नेता है। मैं एक बाबा साहब का एक्टिविस्ट हूँ, बाबा साहब के विचारों पे काम करने वाला। आने वाला वक्त डिसाइड करता है कि कौन नेता बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए। हालिया दिनों में जो है केसेस हुए बहुत सारे, तो आप उसके बारे में बताइए कि क्या केस था, क्या रिलेटेड थे ये? नहीं, उन्होंने क्या किया, मेरे को रिलीजियस बोल के उन्होंने सामने रखा कि ये मैं गलत तरीके से 2 धर्मों के अंदर मैं झगड़ा लगा रहा हूँ, और मेरे ऊपर केस कर गई। उसकी बेस के ऊपर बाबा साहब के मूवमेंट के जितने भी हमारे पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, उन्होंने एक सूबेदारी गेस्ट हाउस के ऊपर एक मीटिंग कॉल की। मीटिंग कॉल करने के बाद में उन्होंने उसके अंदर डिसीजन लिया। अगर वो पूरी मीटिंग अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिकल वे से उन्होंने इस प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को ये बताया गया है कि भाई तुम्हारी जो कोई दबंगगिरी है, तुम जो गलत तरीके से कार्यकर्ताओं को इसके अंदर फंसा रहे हो, ये आप मत करो। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे कि लोकशाही के तरीके से हम तुम्हारे खिलाफ में एक बड़ा आवाज़ इस जगहों पे उठाया जाएगा। ये कल तक का स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद में पुलिस डिपार्टमेंट के पास में आज हमारे नेता जाकर आ चुके हैं, और उन्होंने ये कहा है कि गलत तरीके से आपने इसको, ये कार्यकर्ता को फंसाने की कोशिश की, इनके ऊपर जो गुने तुमने उसके ऊपर दाखिल किए वाले हैं, वो जो गुने हैं आप पीछे ले लो, अदरवाइज हम एक बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से हमने देखा चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ केस हुए, उसके अलावा कन्हैया कुमार के खिलाफ केस हुए, और जो है दूसरी जो नेताएं हैं उनके खिलाफ केसेस हुए, तो आज हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस कर ली अपनी पॉलिटिकल करियर्स के अंदर, और वो जितना दबाव आया वो उतना ऊपर गए। तो आपको क्या लग रहा है कि आप पर जितना दबाव आ रहा है आप भी उतना ऊपर जाएंगे? वो तो आने वाला वक्त बताएंगे भैया। मेरा काम करना है, सही अगर हो रहा है तो सही के मैं खुले दिल से समर्थन करता हूँ, लेकिन एक बाबा साहब का विचारों का कार्यकर्ता अगर मैं हूँ और कहीं पे अगर गलत हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे को उसका राइट देता है, मैं आने वाले वक्त में भी उसका विरोधी करूँगा। तो ये हमारी पॉडकास्ट का एंड होने जा रहा है, और जो है आपकी जो चर्चा है ये पूरे देश में हो रही है, और जो है आपकी फ्यूचर के लिए भी मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको। और जो है मैंने देखा कि बाबा साहब को यहाँ से बहुत मोहब्बत थी, शहर से। यहाँ पर उन्होंने एजुकेशन
के जो है अदारे बनाए, जो यहाँ की कॉलेज है बहुत मशहूर, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी और एक शख्सियत जो है इस शहर से निकल रही है, जो मैं आपको देख रहा हूँ उसमें। तो आपको जो है बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका यहाँ के शहर के युवाओं को क्या पैगाम है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किए। यहाँ के युवाओं के लिए नहीं, अगर मेरा आपका कहना है कि मेरा वीडियो महाराष्ट्र में जा रहा है, देश के अंदर जा रहा है, तो मेरा पूरे देश के युवाओं को एक इसके अंदर यही कहना रहेगा, एक इसमें एक रिक्वेस्ट ऐसी रहेगी। देखो, दोस्ताना करते वक्त कभी आपने किसी का धर्म पूछा क्या? नहीं, कभी नहीं। मैंने तो नहीं पूछा। दोस्ती हम करते हैं ना, तो उसी तरीके से बाबा साहब ने जो अपने रिलीजियस चीज़ें करने को अपना हक अधिकार दिया, वो अपने घरों पे करो। मेहरबानी करके इस देश के अंदर किसी भी जाति धर्म के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। किसी भी जाति धर्म का कोई गलत इशू क्रिएट करके उसके ऊपर न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। और देश के युवाओं ने अपना जितना भी फोकस है जाति धर्म पर न करते हुए, वो कोई भी जातीय धर्म करो उसके ऊपर न करते हुए, अपना एजुकेशन, देश का डेवलपमेंट, इस चीज़ की अगर तुम सोच रखोगे तभी देश की प्रगति हो गई। किसी भी जाति धर्म के खिलाफ जाना ये देश के ऊपर प्यार करना नहीं होता। चलिए, इसी बात पर हम एंड करते हैं देश टॉक का पहला एपिसोड। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।